ओके। बेसिकली A2 में वैसे तो हमने एक फिजिकल क्लास की थी, उसमें हमने ग्रेविटेशनल डिस्कस किया था। ठीक है। लेकिन हम उसको दोबारा भी रिवाइज कर लेंगे ताकि एक प्रॉपर आपके पास सेटअप फ्लो में आ जाए कि किस तरह से आपके पास चैप्टर्स और जिस तरह से क्वांटिटीज आपने करनी है वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आज हम बेसिकली स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट चैप्टर से ही। और वो जो ग्रेविटी, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बेसिकली सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। और वो सब सर्कुलर मोशन आपके पास ग्रेविटेशन में भी लिंक था। तो बेसिकली अगर हम फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करें जो कि सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। तो सर्कुलर मोशन का मतलब ये है आपके पास कि सर्कुलर मोशन आपने पहले भी बेसिक किया हुआ है। और सर्कुलर मोशन की बेसिक्स में आपको याद होगा कि सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें ये था कि बॉडी की जब स्पीड कांस्टेंट हो और वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो तो बॉडी की मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो सर्कुलर मोशन के लिए आपके पास स्पीड को कांस्टेंट कंसिडर किया जाता है ताकि आपके पास स्पीड कांस्टेंट होगी तो एक यूनिफॉर्म शेप बनेगी। अगर स्पीड चेंज होती रहेगी तो आपके पास शेप में भी वेरिएशन आती रहेगी। तो इस वजह से हमारे पास सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होना कंपलसरी होती है। एक चीज तो ये हो गई। और दूसरी बात ये कि अब हमारे पास इसमें कुछ क्वांटिटीज होंगी जो हमने ओ लेवल्स में नहीं की थी बेसिकली। उसमें हमने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट किया था और ये पढ़ा था कि जो बॉडी की डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है अगर हम रिजल्टेंट फोर्स की बात करें। ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में आपके पास एक चीज तो स्पीड कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट आ गया। और उसके बाद अगर हम उसके रेडियस, डायमीटर, आर्क लेंथ और ये सारी क्वांटिटीज अगर फाइंड आउट करना चाहें, ठीक है, तो उन सब को लेकर हमने ये चैप्टर डिस्कस करना है बेसिकली। अब लेट सपोज अगर आप एक पॉइंट पर हो, अगर ये लेट सपोज सेंटर है और आप एक पॉइंट पर हो और आप यहाँ से मूव कर रहे हो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है। मतलब हम सर्कुलर पार्ट का एक कंसिडर करते हैं, एक पार्ट सर्कुलर पाथ में। ठीक है। तो अब इस सर्कुलर पाथ में होगा ये बेसिकली कि जब आप इस को मूव करवाओगे किसी भी रैंडम पॉइंट पे, तो जब बॉडी मूव कर रही होगी सेंटर से लेके उसका जो डिस्टेंस होगा। ठीक है। अब इस पॉइंट पे इनिशियली बॉडी थी, ये हमारी फर्स्ट पोजीशन है। और यहाँ से मूव करने के बाद वो अपर डायरेक्शन में चली गई सपोज इस पॉइंट पर। तो यहाँ से भी आपका जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस के इक्वल होगा। तो बेसिकली यहाँ पर रेडियस आपको सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस होगा। ये भी रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। अब लेकिन जब बॉडी पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ मूव करेगी तो उसमें एंगल का भी चेंज आएगा। तो जो एंगल का चेंज आया बेसिकली उसे हम थीटा से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है। और थीटा से रिप्रेजेंट करने के बाद जो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक का आपने डिस्टेंस कवर किया बेसिकली, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस जो है वो बेसिकली इसको आप कहते हो आर्क लेंथ। अच्छा, बेसिक मैथ्स वगैरह में भी ये बेसिक ज्योमेट्री में भी डिस्कस किया होगा आपने, ये चीज़ों का आइडिया होगा। और आर्क लेंथ को हम मेजर करेंगे एस सिंबल के साथ। और रेडियस आ गया, थीटा आ गया। अब इसमें सबसे पहली टर्म जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की है।
तो आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का आइडिया होना चाहिए। जिस तरह नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट होती है, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट में हम डिस्कस करते थे कि बॉडी जब आपके पास एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करती है तो वो उसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तो वो डिस्प्लेसमेंट है। अगर हम इसको एंगुलर में लेकर जाएंगे तो एंगुलर में सिंपल आपके पास कॉन्सेप्ट ये होगा कि जब आप पॉइंट वन से पॉइंट टू तक गए तो बेसिकली आपके एंगल में चेंज आया। ठीक है, पहले आप एक पॉइंट पर थे तब तक कोई एंगल नहीं था ऐसा स्पेसिफिक, लेकिन जब आप पॉइंट टू पर गए तो पॉइंट वन से पॉइंट टू तक मूव करने में जो एंगल का चेंज आया उसे आप रिप्रेजेंट करोगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, so the change in angle in radians of a body as it rotates around a circle तो इस कॉन्सेप्ट को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। ठीक है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है तो अब इसका फॉर्मूला जो होगा वो आपको अब आइडिया हो गया कि हम एंगल की बात करें बेसिकली। तो वो जो एंगल होगा डेल्टा थीटा जो है वो बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि वो आपके पास इक्वल होगा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया अराउंड सर्कल डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, आर जो है वो रेडियस है और एस हमने वैसे मार्क कर लिया कि वो आर्क लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है जो डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो पॉइंट वन से पॉइंट टू तक। तो डेल्टा थीटा आपके पास शो कर रहा है सिंपल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क इज इक्वल्स टू। आप डेफिनेशन की फॉर्म में भी मतलब क्वांटिटीज को यूज करके भी डेफिनेशन लिख सकते हो, अदरवाइज आप सिंपल इसको मोशन के अकॉर्डिंगली भी एक्सप्लेन कर सकते हो। और s इज इक्वल्स टू आर थीटा का फॉर्मूला जो है वो बेसिकली मैथ्स में भी आपने किया होगा, तो वहां से भी आपको आइडिया होगा कि हम कैसे यूज करते हैं। और इसमें फर्दर अगर हम क्वांटिटीज देखें तो फर्दर आपके पास क्वांटिटीज इसमें इंक्लूड इस तरह से होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे रेडियंस को मेंशन किया है। तो रेडियंस को जब हम नोट डाउन कर रहे होते हैं या अपने न्यूमेरिकल्स में यूज कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम उसको पाई के रेफरेंस से लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ डिग्रीज का कॉन्सेप्ट तो नहीं ले रहे, हम यहाँ पे रेडियंस का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं बेसिकली। तो लेट सपोज अगर हम सरकमफेरेंस की बात करें तो सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल की वैल्यू कितनी होती है? तो अगर हम सर्कल के सरकमफेरेंस की बात करें तो सर्कल का जो सरकमफेरेंस होगा वो इक्वल होगा टू पाई आर के इक्वल। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास ये जो हम एंगल सबटेंडेड निकाल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, वो टू पाई आर ओवर आर के इक्वल हो जाएगा। और फाइनली जो फाइनल आपके पास थीटा की वैल्यू होगी वो इक्वल आ रही है टू पाई के। टू पाई का मतलब है कि आपके पास एक कंप्लीट सर्कल हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कंप्लीट सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं और अगर आप इसको रेडियंस में लिख रहे हो तो आप उसे सिंपल टू पाई लिख सकते हो। ठीक है, तो जब आपके पास थीटा की वैल्यू डिग्रीज में 360 होगी तो हमने उसे रेडियन में चेक किया
रेडियन में आंसर आ रहा है आपके पास 2 पाई। और इसी तरह से फिर बाकी जो वैल्यूज होती हैं उसके अकॉर्डिंगली हम उन्हें लिख सकते हैं। जिस तरह अगर आप 270 देखो, 3 पाई बाय 2, तो बेसिकली पाई यहाँ पे 180 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आप 3 को मल्टीप्लाई करो 180 से, डिवाइड बाय 2 करो, आपको सेम आंसर 270 मिल जाएगा। ठीक है। अगर थीटा आपके पास 180 है तो सिंपल पाई से रिप्रेजेंट करेंगे, इसी तरह 90 है तो पाई बाय 2। यहाँ तक कोई क्वेश्चन पूछना हो? नहीं सर। ठीक है, बेसिक्स था यहाँ तक, क्योंकि थोड़ी क्वांटिटीज का आइडिया होगा ये, क्योंकि सारी चीजें हम आगे ग्रेविटेशन वगैरह जितने भी चैप्टर सर्कुलर से रिलेटेड होंगे इन सब में ये आपके पास कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे। अच्छा, अब डिस्टेंस के साथ आपको पता है स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है, एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आता है। तो इसी तरह से जब यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आया तो सेम आपके पास जो है वो एंगुलर स्पीड का भी कॉन्सेप्ट आएगा। तो अब बेसिकली अगर आप एंगुलर स्पीड की बात करो, तो एंगुलर स्पीड का कॉन्सेप्ट भी आपके पास जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से ड्राइव कर सकते हो। जिस तरह नॉर्मली होता है कि डिस्टेंस को आप टाइम से डिवाइड करते हो तो स्पीड की वैल्यू आ जाती है। इसी तरह से जब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, या हमें ये चेक करना होगा कि कौन सी क्वांटिटी है जिसके साथ हम इसे रिलेट करें तो आपके पास एंगुलर स्पीड की वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो बेसिक जो स्पीड का कॉन्सेप्ट था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, बस यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा इस पर। तो हम डेफिनेशन में लिख सकते हैं द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, जब हम टाइम के साथ इसे कंपेयर करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, तो वो क्वांटिटी आपके पास एंगुलर स्पीड बन जाएगी। क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से एंगल तो आपको पहले मिल गया, बस आपने इसको टाइम के साथ कंपेयर करना था। और टाइम के साथ जैसे आप इसे कंपेयर करोगे तो आपके पास जो क्वांटिटी होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी एंगुलर स्पीड में। और सर्कुलर मोशन में आपको एक चीज का और आइडिया होगा कि हम सर्कुलर पाथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, कोई भी आपके पास एक कर्व पाथ हो और उस पे अगर बॉडी किसी एक पॉइंट पर हो, किसी भी एक पॉइंट पर अगर आपके पास बॉडी है और वहां से आप कंसीडर करते हो, तो एक तो ये है कि बॉडी जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो एक तो स्पीड होगी उस सर्कुलर पाथ में। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट आपको याद होगा कि जब बॉडी अगर स्ट्रिंग आपका ब्रेक हो जाए, मतलब आपके पास, आप इसको सेंटर से कंपेयर करो, ठीक है, तो आपके पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ स्टोन कनेक्ट किया हुआ, आप उसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हो, वो स्ट्रिंग आपके हाथ से छूट जाए या वो ब्रेक हो जाए, तो बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करती है? अगर स्ट्रिंग ब्रेक हो जाए या वो आपके हाथ से वहां से स्लिप हो जाए, तो ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव करेगा? आइडेंटिफाई कर सर वो सकते हो? एक टेंजेंट के डायरेक्शन में जाते हैं। टेंजेंट की डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो वो ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्कल होता है, तो वो आपके पास
ठीक है, सर्कल के साथ आप एक टेंजेंट बना लोगे। और ऐसे फाइन करना हो, आप इसे बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास बेसिकली यहाँ पर आपको दो तरह की स्पीड मिलती है, एक आपके पास लीनियर स्पीड का कॉन्सेप्ट देगी आपको, और एक आपको एंगुलर का। तो ये जो टेंजेंट वाली लाइन है ये लीनियर है, और जो रेड वाली लाइन कर्व है आपके पास, एंगुलर स्पीड है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और थीटा तो आपके पास चेंज हो ही रहा है, वो हमने पहले लिख लिया। और बाकी अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें, क्योंकि थीटा के बारे में तो हमने लिख लिया था कि वो रेडियन होगा। और अगर आप एंगुलर स्पीड की बात करो तो एंगुलर स्पीड का एसआई यूनिट क्या होना चाहिए? क्योंकि इन्होंने अपने डेफिनेशन में लिखा रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एंगुलर स्पीड के लिए जो सिंबल होगा वो ओमेगा का सिंबल यूज होगा। ठीक है, वैसे ये स्मॉल डब्ल्यू की तरह शेप है, लेकिन थोड़ा सा कर्व हम उसको बनाते हैं, तो ये ओमेगा का सिंबल है बेसिकली। तो ओमेगा का सिंबल हम यूज करेंगे एंगुलर स्पीड के लिए। और जो डेफिनेशन लिखी है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो डेल्टा थीटा ओवर टाइम आएगा। तो इस तरह का फॉर्मूला बनेगा, और उसके अकॉर्डिंगली आप देखो थीटा की यूनिट हमने रेडियन लिया है, टाइम का सेकंड होता है। तो आपके पास रेडियन पर सेकंड इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियन पर सेकंड आपके पास एसआई यूनिट होगा एंगुलर स्पीड का। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो या कंफ्यूजन हो आप पूछ लेना बीच में, कोई इशू नहीं है। क्योंकि अभी सारी क्वांटिटीज जो है वो इम्पोर्टेंट इस तरह से, क्योंकि ये सब आगे चैप्टर्स में लिंक होंगी, इस चैप्टर में भी लिंक होगी। और इसको हम फर्दर अगर देखें तो अब क्योंकि हमने लीनियर और एंगुलर का जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, तो उसको हमने रिलेट भी करना है। मतलब ये दोनों एंगुलर और लीनियर स्पीड लिंक कैसे होंगी वो भी हम चेक करते हैं। तो अभी जिस तरह से हमने वैल्यूज कंसिडर की, ये वैल्यू हमने कंसिडर की एंगुलर स्पीड के लिए। और दोबारा से आप इसे अगर 2 पाई के इक्वल लिखते हो, क्योंकि अगर एक कंप्लीट राउंड सर्कल की बात करें, क्योंकि अभी हम जितनी भी एग्जांपल्स कंसिडर करते जा रहे हैं वो एक सर्कल के लिए कर रहे हैं। तो एक कंप्लीट सर्कल का मतलब ये हुआ 2 पाई, क्योंकि 360 कंप्लीट हो रहे हैं, डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। कैपिटल टी का मतलब है जो टाइम पीरियड है, टाइम रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी टू कंप्लीट वन सर्कल। तो आपको एक राउंड ट्रिप पूरा करने में, एक सर्कल पूरा कंप्लीट करने में जो टाइम रिक्वायर्ड होगा उसे हम कैपिटल टी टाइम पीरियड से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अब ये लिखा है 2 पाई ओवर टी। तो ओमेगा को आप थीटा बाय टी भी लिख सकते हो, 2 पाई ओवर टी भी लिख सकते हो, अगर पाई में आप उसे रेडियंस में लिख रहे हो। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपको याद हो तो 1/t किसके इक्वल होता है? 1/t किसे रिप्रेजेंट करता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को। सो 1/t रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी को, तो आप ओमेगा को उसी फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि 1/t को हमने रिप्लेस करवा दिया एफ से, अब ये ओमेगा की एक वैल्यू आ गई। तो ये छोटी छोटी चीजें आपके पास एडअप होती जा रही हैं, और ये आगे चल के यूज भी होंगी। ठीक है,
और दूसरी चीज हम अगर इसमें लिखें तो दूसरा कॉन्सेप्ट आपके पास ये आएगा यहाँ पर कि जब आपके पास ऑब्जेक्ट अ कांस्टेंट लीनियर स्पीड से ट्रैवल कर रहा हो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स एट लीनियर कांस्टेंट स्पीड, या हम कांस्टेंट लीनियर स्पीड भी लिख सकते हैं, ठीक है, इन अ सर्कल, और उसका रेडियस आर होगा, तो आपके पास जो एंगुलर स्पीड होगी, एंगुलर स्पीड की आप इक्वेशन यहाँ से लिखोगे v ओवर आर, ठीक है, क्योंकि आपके पास कांस्टेंट स्पीड है, हर पॉइंट पे लीनियर स्पीड आपको सेम मिल रही है, जिस तरह से यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि लीनियर स्पीड यहाँ पर है और एंगुलर ये है, ठीक है। तो एंगुलर स्पीड अगर आपने फाइंड आउट करनी है तो हर पॉइंट पे लीनियर स्पीड आपकी कांस्टेंट है, और उसको आप डिवाइड करोगे रेडियस के साथ, क्योंकि हर पॉइंट पे रेडियस आपको सेम मिलेगा और स्पीड भी आप वहां से नोट कर सकते हो उस पॉइंट पे। तो उस स्पीड को डिवाइड कर लो आप रेडियस से, तो वो क्वांटिटी भी आपको सेम एंगुलर स्पीड का ही कॉन्सेप्ट देगी, ठीक है। तो अगर आपके पास थीटा टाइम या रेडियंस में आप नहीं उसे सॉल्व कर पा रहे हो, तो एक इक्वेशन आपके पास और यहाँ पर आ गई है जिसकी हेल्प से आप लीनियर और एंगुलर स्पीड को लिंक कर सकते हो, इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक और कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन से आपको एक आइडिया हो रहा है कि जितनी आपकी रोटेशन ग्रेटर होगी, ठीक है, मतलब जितना ग्रेटर आपके पास थीटा की वैल्यू होगी, उतना ही आपके पास टाइम की वैल्यू भी उसके साथ साथ इंक्रीज करती रहेगी, क्योंकि जितना एंगल कवर करना है तो उतना ग्रेटर आपको टाइम भी चाहिए होगा उसको कवर करने के लिए, और उतनी ही ज्यादा आपकी एंगुलर स्पीड भी होगी, ठीक है। और आर को कंपेयर करो ओमेगा से, जिस तरह से ये इक्वेशन हमारे पास थी, तो इस इक्वेशन में अगर आप देखो तो आर और ओमेगा दोनों इन्वर्सली है, तो आर की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो तो एंगुलर स्पीड आपके पास कम होती जाएगी, क्योंकि दोनों इन्वर्सली जा रहे हैं आपके पास, ठीक है। और एक क्वेश्चन और यहाँ पे, कि आप जब सर्कुलर मोशन यानी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है, तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हुए आपके पास उसमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था आपने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होती है बता सकते हो? सर वो डायरेक्शन चेंज की वजह से होता था ना, क्योंकि वेलोसिटी बार बार चेंज होती थी तो इसकी वजह से एक्सेलरेशन भी चेंज होगी। बिल्कुल। अब क्योंकि आपने सर्कुलर पार्ट में ये चीज आपको आइडिया है कि स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन लीनियर स्पीड की जो पोजीशन है और लीनियर स्पीड की जो डायरेक्शन है वो हर बार टेंजेंट होगी। तो जिस तरह आप एक कर्व पर जो टर्न लेते हो, तो कर्व पे टर्न लेते हुए होता ही है कि आपकी डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। तो बेसिकली स्पीड हमारी कांस्टेंट है, लेकिन आपके पास जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, इसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, लेकिन अगर हम वेलोसिटी को कंपेयर करें तो वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें आपके पास डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो बेसिकली जब आप एक कांस्टेंट स्पीड से मूव भी कर रहे हो तो आपके पास जो डायरेक्शन है आपकी चेंज हो रही है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसलिए प्रोड्यूस होती है
क्योंकि आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है वहां पर। ठीक है। तो अगर आप एक सर्कल में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव भी कर रहे हो, लेकिन उसमें हो ये रहा है कि आपकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है कंटिन्यूअसली। ठीक है। तो कंटिन्यूअसली चेंजिंग डायरेक्शन की वजह से, क्योंकि एक्सेलरेशन आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये है कि अगर डायरेक्शन में चेंज आ रहा है तो डेफिनेटली आपके पास नई क्वांटिटी भी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि आपके पास मैग्नीट्यूड भले सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से आपके पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि आप अगर सर्कुलर पाथ को कंसिडर कर रहे हो फिर से, तो अगर हम एक कर्व को कंसिडर करते हैं तो उस कर्व में आपके पास होता है ये बेसिकली कि आपके पास डायरेक्शंस भी होती हैं। मतलब आप उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दोनों कंसिडर करते हो। तो अगर हम एक कर्व में दोनों चीज़ों को मार्क करना चाहें, तो अगर बॉडी आपके पास इस पॉइंट पे है और इस पॉइंट से आपने सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मार्क करनी हो, तो आपके पास दोनों की डायरेक्शंस क्या होंगी, सेंट्रीपिटल फोर्स और एक्सेलरेशन की। तो एक चीज का तो आपको पता है कि जब हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपके पास वो फोर्स होती है जो ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ या एक सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए वहां पे रेजिस्ट कर रही होती है कि वो सर्कुलर पाथ में ही मूव करे। ठीक है। और सेंट्रीपिटल का मतलब ही यही है कि टुवर्ड्स द सेंटर। तो सेंट्रीपिटल का मतलब जो है वो इसलिए यूज किया जाता है कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि आप हमेशा सेंटर की बात कर रहे हो। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मतलब भी ये कि एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब भी है कि फोर्स की डायरेक्शन भी आपके पास सेंटर में है। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट आपने न्यूटन सेकंड लॉ से भी सीखा है, फोर्स डायरेक्टली एक्सेलरेशन के, जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। तो जहां पर फोर्स की डायरेक्शन होगी वहां पर ही आपके पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। तो अगर ये फोर्स की डायरेक्शन है तो यही सेम डायरेक्शन आपको एक्सेलरेशन के लिए भी मिलेगी। ठीक है। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है। और एक और क्वांटिटी यहाँ पर जो इसके बिल्कुल टेंजेंट जा रही होगी वो है आपके पास स्पीड। तो आप अगर स्पीड को कंसिडर करते हो, तो स्पीड की डायरेक्शन आपको बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर मिल रही है। ठीक है। तो स्पीड आपके पास बिल्कुल परपेंडिकुलर है फोर्स के और एक्सेलरेशन के, और एक्सेलरेशन और फोर्स की डायरेक्शन जो है वो दोनों की टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। ठीक है।
तो आपके पास ए भी टुवर्ड्स द सेंटर होगा और एफ भी टुवर्ड्स द सेंटर होगा। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का भी कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया। ठीक है, कि आपके पास वो किस तरह से प्रोड्यूस हो रही है और क्यों प्रोड्यूस हो रही है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का भी कॉन्सेप्ट आपको याद होगा कि वो भी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। और उसका जो फॉर्मूला और वो सब चीज़ें वो भी हम इसमें नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, आपको याद होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए आप फॉर्मूला क्या लिखते थे। वैसे आपके उसमें सिलेबस में क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन फॉर्मूला लिखा हुआ था सिलेबस में। mv²/r। ठीक है, ये आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला था। और सेंट्रीपिटल बाय नेम इसका मतलब ही ये है कि टुवर्ड्स द सेंटर। तो अगर वो आपसे स्पीड की डायरेक्शन पूछे एक्सेलरेशन के साथ रिलेट करने को कहे, तो सिंपल आपने करना ये कि आपने बताना है कि वो डायरेक्ट परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर है और वेलोसिटी उसकी टेंजेंट जा रही है, तो दोनों का एंगल 90 डिग्री बन रहा है। और फोर्स से भी कंपेयर करने को कहा जाएगा तो सेम आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। तो ये हमारे पास कुछ क्वांटिटीज हैं सर्कुलर से रिलेटेड। इसमें ये आपके पास नंबर्स वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज्यादा था। चैप्टर में सिर्फ हमने ये जो क्वांटिटीज अभी हम यूज कर रहे हैं, ये यहाँ तो भले इतनी ज्यादा नहीं पूछी जाए, लेकिन ग्रेविटेशन और बाकी जो सर्कुलर कॉन्सेप्ट्स आएंगे वहां पर बहुत ज्यादा लिंक होंगी। और इसमें अभी हमारे पास फॉर्मूला की डेरिवेशंस भी आएंगी कि ड्राइव अगर करने को आए तो किस तरह से ड्राइव किया जाता है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला और ये सब चीजें। ठीक है, तो अभी तो हमारा ये था कि फर्स्ट हमारा स्टार्ट था बेसिक। तो बेसिक में हमने जितनी क्वांटिटीज थी वो डिस्कस की यहाँ तक।